आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, हमारा प्राइम टाइम शो। खास तौर से आज का मुद्दा लेकर हम हाजिर हैं। हम आज दूसरे मरहले की वोटिंग जरूर हो गई, लेकिन दिन भर उस पर चर्चाएं भी हमने करते रहे। बड़ा एक पूरा कवरेज हमारा आज दिन भर आपके साथ रहा। आप जी सलाम से लगातार जुड़े रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। आज के मुद्दे का आगाज करते हैं। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं इमरान खान आपके साथ। आत्मा का मोक्ष और जगत का हित सन्यासी के जीवन का मूल मंत्र होता है, यह कहते हुए एमपी के साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम का ऐलान किया। भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार हैं। यह खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर प्रज्ञा ठाकुर की कई ऐसी फोटो डाली गई जिसमें कि वो अस्पताल में हैं, बेहद कमजोर लग रही हैं, साथ ही उन्हें चोट भी है। और इन तस्वीरों के साथ लिखा जाने लगा कि ये तस्वीरें मत भूलना, समय आ गया है हिंदुओं को दहशतगर्द साबित करने वालों से हिसाब बराबर करने का। इशारा कांग्रेस की तरफ है। आज प्रज्ञा ठाकुर ने उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे उन्हें अजियतें दी गई, कैसे उन्हें दहशतगर्द साबित करने के लिए मारा पीटा गया। साथ ही वो अपने हिमायतियों से कहना नहीं भूली कि कष्ट वीरों का गहना है। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर जमानत पर बाहर है, मामला उन पर अभी चल रहा है, वो पूरी तरह से बरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। उधर इसी मामले से नाराज एक शख्स ने आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंक दिया। कानपुर के रहने वाले इस आदमी का नाम शक्ति भार्गव है। बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है। दरअसल दिग्विजय सिंह अपने आप को सेकुलरों के अलंबरदार साबित करने के लिए आरएसएस को हमेशा कटघरे में लाते रहे हैं। यहां तक कि हिंदू दहशतगर्दी की थ्योरी जो यूपीए के दौर में सामने आई थी, उसे उनके बयानों ने और तकवीत दी और कहीं ना कहीं वो बीजेपी और आरएसएस के बड़े मुखालिफ के तौर पर सामने आते रहे हैं। इन्हीं दिग्विजय सिंह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मुकाबला है और जिस तरह से बीजेपी इसे प्रोजेक्ट कर रही है और माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वो साफ समझ में आता है कि अपने किस्म का पोलराइजेशन है। और दूसरे ढंग से कांग्रेस भी और दूसरी सियासी जमातें भी जो बीजेपी मुखालिफ हैं, वो अपने ढंग से पोलराइजेशन इस रूप में कर रही हैं कि एक दहशतगर्दी के इल्जाम में कहीं ना कहीं मुकदमे का सामना कर रही प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देकर के बीजेपी आखिर क्या साबित करना चाहती है, दहशतगर्दों के तय उसका क्या रवैया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मैं 5 सवाल खास तौर से लूंगा जिसके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी के सियासी मायने क्या है। हमारा आज का दूसरा सवाल है, दहशतगर्दी के मुल्जिम को टिकट देना कितना सही है। ये हमारा आज का दूसरा सवाल है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, अब ये दूसरा सवाल कि दहशतगर्दी के मुल्जिम को टिकट देना कितना सही है। तीसरा सवाल, क्या अपोजिशन मामले को अपने ढंग से पोलराइज नहीं करेगा। बीजेपी को अगर ऐसा लगता है कि वो इस मामले में ध्रुवीकरण कर लेगी तो क्या अपोजिशन अपना काम नहीं करेगा। ये तीसरा सवाल। चौथा, क्या यूपीए सरकार ने हिंदू दहशतगर्दी की थ्योरी को प्लांट करने की वाकई कोशिश की थी, जैसा कि इल्जाम लगाया जाता है आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। पांचवा सवाल, क्या अब इंतखाबात मुद्दों से दूर होकर मजहबी पोलराइजेशन पर यानी ध्रुवीकरण पर ही आ गए हैं। यह हमारा आज का पांचवा सवाल है। और आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो अपने आगे साध्वी लगाती हैं, हालांकि उनका नाम प्रज्ञा ठाकुर है और वो उम्मीदवार हैं, तो हम उन्हें प्रज्ञा ठाकुर ही कहेंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ कहा आज, वो जरा आपको सबसे पहले सुनवा लेते हैं। कांग्रेसियों ने देश को भ्रमित किया है, धर्म पर कुठाराघात किया है। इन सब चीजों को लेकर के मैं समाज में जाऊंगी। जो भगवा को आतंक कहा है, ये विषय मुख्य है। मुझे स्वयं को जितना प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि ऐसे परतंत्र काल में भी किसी को नहीं किया होगा। जो मेरे साथ हुआ है, मैं कैसे गारंटी दूं कि समाज में और किसी के साथ नहीं हो सकता। सुशील कुमार शिंदे ने आज इस मुद्दे को उठाया। उमर अब्दुल्ला, जो कि भोपाल से बहुत दूर कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आ गया, उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट आ गया। कहीं ना कहीं समझ में यह आ रहा है कि बीजेपी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन अपोजिशन भी इस मामले को अपने ढंग से ध्रुवीकरण करने का एक मुद्दा जरूर बना रहा है। वो अपने ढंग से काम कर रहा है और लगातार ये कहकर डराने की या ये कहकर ये कोशिश की जा रही है माहौल बनाने की कि हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत पर बीजेपी काम कर रही है और कहीं ना कहीं डर दिखाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम ने हालांकि ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन दूसरे लीडरान, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला
हो, चाहे सुशील कुमार शिंदे हो, वो इस थ्योरी को लेकर के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि अपोजिशन कैसे इसमें अपने ढंग से बात कर रहा है। और दिग्विजय सिंह जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, जिस तरह के उनके बयानात रहे हैं खास तौर से कुछ मामलों में, उसको देखते हुए उनके सामने प्रज्ञा ठाकुर लड़ रही हैं। तो ये दोनों मैसेज किस तरह के जा रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान जुड़ गए हैं, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। पहले मैं सबसे जूनियर मेहमान से आपका तारुफ कराना चाहूंगा। नौजवान हैं हमारे अभिजीत द्विवेदी जी, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से सियासी तज्जियाकार के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, पढ़ते हैं और लगातार उसको पढ़ने के बाद हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आज मैंने खास तौर से इसलिए उनको अपने साथ रखा है, आरएसएस की विचारधारा को उन्होंने बहुत स्टडी किया है, उनको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। आप अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर भी इनको देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त शकील अंसारी साहब भी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और बिहार में साबिक वजीर भी आप रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आपका भी खैर मकदम है, स्वागत है। हमने अपने साथ जोड़ा है एसके मुखर्जी साहब को, सीनियर लीडर हैं आरएलडी के और अक्सर अपने पार्टी का मौक़िफ़ रखने हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। सेकुलर मोर्चा जो अपने आप को कहता है, जो एक इत्तेहाद बना है, सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन, उसकी कहीं ना कहीं आप इस वक्त नुमाइंदगी करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। और अनुराग वर्मा जी मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपकी जो गिराकद राय है वो बहुत साफ होती है, बहुत अहम होती है और वाकई वो फायदेमंद होती है हमारे नाजरीन के लिए, जो आप निचोड़ लेकर आते हैं पूरी डिबेट का। चलिए बात शुरू करते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस पूरे मामले को सामने रखते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ लेकर आई, मेरा महेश जी आपसे सबसे पहले सवाल है। महेश जी, सारे मामले इतने जो रोजगार का मामला है, विकास का मामला है, राष्ट्रीय खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और भी बहुत सारे मामले हैं, क्या वो कुछ कमजोर पड़ने लगे थे अभी दूसरा दौर आते आते ही कि आप लोगों ने साध्वी प्रज्ञा जी को दिग्विजय सिंह साहब के खिलाफ उतार करके पूरे इलेक्शन को पोलराइज करने का, अपने ढंग से ध्रुवीकरण करने का काम शुरू किया? सोशल मीडिया पर जो बयार बह रही है और जिस तरह की बातें हो रही हैं, सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब दूसरा ट्रैक पकड़ चुकी है। क्या हम ऐसा माने? देखिए इमरान साहब, पहली बात तो है कि साध्वी प्रज्ञा जी जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं और भाजपा ने उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। ये उन लोगों ने सवाल खड़ा किया है जो दोहरे मापदंड अपनाते हैं राजनीति में, जो एक तरफ तो कहते हैं कि हमें हिंदुइज्म से या हमें किसी तरह से हिंदुत्व को लेकर कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो इस बात की होती है कि भाजपा जो है इसकी बात क्यों करती है, परेशानी तो ये है कि हिंदुत्व का अकेले ठेकेदार भाजपा क्यों बनती है। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ों को हमें कह के राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का जो उनका ये प्रायोजन होता है, जो इनका वो षड्यंत्र होता है, वो साफ साफ आज दिखाई दिया इस आलोचना में। एक बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर आपको याद हो, मैं अपने कांग्रेसी मित्र को बताना चाहता हूँ, शकील साहब के तो जमाने की वो लीडर रही हैं, कि सेम यही जो साध्वी प्रज्ञा जी के साथ हुआ, इससे भी बुरा ममता जी के साथ कम्युनिस्ट सरकार ने किया। उस समय की जितनी भी आतंक की धाराएं थी वो ममता जी के ऊपर लगाई गई, उनके बाल खींचे गए, सड़क पे उनको घसीटा गया, कोई कांग्रेसी उनके एक एक चीज को मतलब तार तार किया गया और कोई कांग्रेसी उस समय उस लेडी के साथ खड़ा नहीं हुआ। बाद के दिनों में ममता जी को अगर कहीं मान सम्मान भी मिला तो वो भी अटल जी गवर्नमेंट में मिला, कांग्रेस ने कभी उनको वो मान सम्मान नहीं दे पाई। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह की चीजें, एक आप साध्वी प्रज्ञा की अगर तपस्या और साधना को सुनेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। दहशतगर्दी के दहशतगर्द जिसको बताया गया है, जो आतंक है, जो कन्हैया, सुनिए आज के डेट में एक शब्द नहीं, इन सेकुलरवादी ये पाखंडियों से, ये राजनीतिक पाखंडियों से, उमर अब्दुल्ला से या वो कांग्रेस के नेताओं से किसी ने पूछा कि तुमने कब कहा कि कन्हैया के ऊपर देशद्रोह चला है, कब कहा कि कन्हैया जो है क्यों चुनाव लड़ रहा है? ममता बनर्जी के लिए आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कहाँ गया कर रहे हैं उनके ये जो है ठक गैंग के ऊपर जो है नाच करने वाले, देशद्रोहियों के ऊपर नाच करने वाले। तो महेश जी, जितनी सहानुभूति ममता जी पर आप दिखा रहे हैं वो तो आपके कौमी सदर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देती, ये भी आप ही लोगों का सर। मैं उसके बावजूद भी हिम्मत है मेरे में कहने की,
और आज मैं भी कह रहा हूं आज भी कि ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं कि जो नारी अपमान, हिंदुत्व का अपमान करने की इनकी सगल इस देश में उठाई हुई है। इन लोगों ने अपमान करने की ठानी हुई है। ये हिंदुत्व के ऊपर एक और प्रहार है। साध्वी प्रज्ञा की आज उम्र देखिए, आज उनके काम को देखिए। कौन जानता है कि ये बालिका जो है ये घर घर तक, गांव गांव से बच्चियों को निकाल कर पढ़ाई है। किसने आज तक कोई कांग्रेस के लीडर ने किया हो? उमर अब्दुल्ला ने अपने जीवन में कभी एक बच्ची को भी गोद लेकर पढ़ाया हो? किसी को एक पैसे का जो है मदद किया हो? गुलाम नबी आजाद ने कभी कुछ ऐसा कहा हो? दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ किया हो? अभी बताएं, इज्जत बरी नहीं हुई है, बाइज्जत बरी। मैं तो कह रहा हूं ये साध्वी प्रज्ञा जो है एक केस में लदी थी, ममता बनर्जी के ऊपर तो उस समय 75 केस लादे गए। अभी भी आज आपके और आज भी वो जिंदा है, आज भी राजनीति कर रही है। कन्हैया कुमार आज भी इस देश में पिटाई भारत नहीं, 2 शब्द उस पर भी कहिए। कन्हैया जो है आज भी इस देश में भारत माता को गाली देने वाला आदमी चुनाव लड़ रहा है। उसके आगे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब नतमस्तक होकर कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह को हराने के लिए काफी है, ये हमारा शेर है, ये हमारे भारत का शान और आन और बान है। जो भारत माँ को गाली दे वो शान और आन बान का प्रतीक हो सकता है। इमरान साहब हमारे आपके लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कहां क्यों नहीं कन्हैया के ऊपर बोला जाता है? देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है, देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर भी चल रहा है, क्यों नहीं बोला जाता है? क्यों नहीं कहा जाता? ये कौन सा पाखंड है? सुनिए तो, चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे गिरिराज सिंह, कहीं ना कहीं खतरा था, नाराज चल रहे थे। खतरा था, नाराज चल रहे थे। अरे साहब काहे का खतरा था? अगर खतरा हो हमने दम खम, अरे साहब हमारे लिए बेगूसराय हो, सुनिए हम पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। हम गिरिराज जी स्वयं से बोले हैं कि हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम गिरिराज सिंह हैं, हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हम भाजपा के प्रत्याशी हैं। हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक कुशल नेतृत्व, हमारा विजन, नियत साफ है। देश में 91 लाख करोड़ रुपया 5 साल में किसी गवर्नमेंट ने खर्चा नहीं किया। 85% लोगों तक कोई न कोई योजना गई है। ये पहली बार 5 साल में साबित हुआ है। ये वजीर आजम के चेहरे पर ही सब दिखाई देगा, तो कोई कहीं से भी लड़े ना। शौचालय मिला, घबराहट क्यों है? क्या हारने की इतनी घबराहट क्यों है? अगर वजीर आजम के चेहरे पर हारने के क्यों गिरिराज सिंह टिकट बदलने की बात कर रहे थे? अभी आप सुनिए, उन्होंने ये कहा था कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे कहा नहीं गया, हमारी चीजों को हमसे अगर पूछ लिया जाता, कहा जाता तो हम उस चीज की तैयारी करते। कन्हैया लड़ने वाले हैं, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए। उनका ये बयान था, हमारा ये कहना था। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि नहीं हम तो नहीं लड़ेंगे, हम तो अब भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो उन्होंने नहीं कहा ना। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, जरा मैं शकील साहब के पास जाऊंगा। लेकिन आप पूछिए इमरान साहब को, कन्हैया के ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? बिल्कुल कौन है कन्हैया इस देश का? के ऊपर जब आप लोग अब सवाल खड़ा कर रहे थे अभी तक के, तो ये मामला अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई साध्वी प्रज्ञा भी बेल पर बाहर है और बहुत गंभीर मामले हैं, उन पर भी जो है उनको बेल मिली हुई है, बहुत ये पूजने वाले उसके और भी बात करेंगे। देश को गाली देने वालों को शकील साहब सलाम किया जाएगा, और साध्वी प्रज्ञा जैसे बच्चियों की शिक्षा दीक्षा दिलाने वाली साध्वी के लिए कहा जाएगा कि ये कलंकित है, ये कलंक है हमारे देश के लिए। बहुत अच्छा पोलराइजेशन आप कर रहे हैं, मैं आऊंगा सर आपके पास, रुकिए तो बहुत मौका दूंगा आपको। भोपाल सीट पर जाना खासतौर से और जीतना अंसारी साहब, शकील साहब, दिग्विजय सिंह जी के लिए भी बहुत चैलेंज का है, क्योंकि ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है ही नहीं। यहां पर बरसों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। भोपाल, इंदौर जैसी सीटें हो गई, यहां पर दिग्विजय सिंह जी का जाना अपने आप में एक तो बहुत बड़ा कदम था, उनकी एक बहुत बड़ी डेयरिंग हम कह सकते हैं। अब लेकिन सामने साध्वी प्रज्ञा उतर गई है, कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आज हालांकि मां नर्मदा की परिक्रमा करके उन्होंने जो अपनी सियासी जमीन बनाई थी, अपने आप को जिस तरह से दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे, इधर सामने से और बड़ा चैलेंज आ गया। कैसे निपटेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम ये बताएं कि किसी पार्टी को किसी को कैंडिडेट बनाने का अधिकार है, उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी का ताल्लुक है, दिग्विजय सिंह इस देश के एक जाने पहचाने राजनेता ही नहीं, अपने त्याग के लिए भी पहचाने जाते हैं। और हम समझते हैं, कौन सा त्याग सर? त्याग इतना ही है कि मध्य प्रदेश के 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे,
पार्लियामेंट में अपना उन्होंने योगदान दिया, पॉलिटिकल लाइफ में, और कौन सा त्याग, बड़े बड़े त्याग उनके। अगर छोटे बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े काम उनके पास है, बड़े बड़े काम हैं। आप भी बोलेंगे, आपका टाइम आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी का काम बहुत आसान कर दिया और जीत सुनिश्चित करा दिया। प्रज्ञा ठाकुर आप उनको के त्याग वहां की बात जाने कर रहे हैं के सर। साध्वी प्रज्ञा ने तो आज सीधे इल्जाम लगाया, आते से निजी इल्जाम, उनकी शादी को लेकर के, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर के सीधे निजी इल्जाम लगाए। आप उनके त्याग की बात कर रहे हैं। इनका स्टैंडर्ड ही यही है, इनका स्टैंडर्ड ही यही है, तो यही करेंगे। दिग्विजय सिंह ने तो उनका स्वागत किया कि आइए चुनाव लड़िए। अभी दिग्विजय सिंह का बाइट दिखाइए, उनका आया है। दूसरे जो लोगों ने उनके चुनाव लड़ने के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ऑब्जेक्शन ये किया है उनकी सेहत के बेस पर बेल मिली है, तो क्या उनकी इतनी सेहत अच्छी है, उनका हेल्थ स्वास्थ्य इतना अच्छा है कि वो चुनाव लड़ सकें? इस पर सवाल उठाया है बस। सर बेल पर तो राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे साहब, कोई बेल उनको मिला है, हेल्थ ग्राउंड पर नहीं। आप तो किस तरह की बातें आप घुमा फिरा के कर रहे हैं। हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिला है उनको, प्रज्ञा ठाकुर को। तो आप उनसे पूछिए ना, जिन लोगों ने ये सवाल उठाया, सिर्फ ये उठाया कि उनके हेल्थ ग्राउंड पर बेल है। तो हेल्थ अगर उतनी अच्छी है, चुनाव लड़ने लायक, वो तो मीडिया के सामने कह रही है, आप मुझे तो उसको क्लीन दूसरे चिट और मिली हुई है। तीसरे वो तो कोई उनके कहने से की क्लीन चिट, आपने कुछ अध्ययन किया है कि उनको कई मामलों में उनको पूरी तरह क्लीन चिट मिल गई। किसने दिया है? आपने, कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोर्ट ने कहा दिया। नहीं कोर्ट दिया। ने दिया। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट ने दिया है, एजेंसी कोर्ट ने नहीं अभी दिया है, एजेंसी ने दिया। अभी वो बेल पर हैं। अगर कोर्ट ने दे ही दिया होता तो एक्विटल हो गई होती, बेल पर आने की क्या जरूरत थी? आप किस तरह की हवा की बातें करते रहते हैं? ऐसे नहीं, पहले मैं बोल रहे हैं 15 मिनट तक लेते हैं। अभिजीत, अरे बीजेपी के हमारे भाई को अगर 15-20 मिनट और चाहिए वो भी दे दीजिए, लेकिन वो दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। आप महेश जी 10-15-20 मिनट ले लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। आपकी बात कितनी अच्छी तरीके से हम सुन रहे थे। सवाल ये है कि आप जो ये कह रहे हैं कि क्लीन चीट है, तो क्लीन चीट होती तो एक्विटल हो जाता, फिर उनको बेल की आवश्यकता ही नहीं। मैंने तो कहा कि बेल पर आए हैं। नहीं, मैं वो जो बोल रहे हैं हमारे महेश जी, उनकी बात को मैं कह रहा हूं। एक बात, दूसरी बात ये है कि हम पूछते हैं कि आप धर्म के नाम पर जिस तरह की बातें करते रहते हैं, आप इलेक्शन में आ गया तो अब धर्म घूम के आ जाता है। अरे आप बात करो ना कि वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कहां गई। सरकारी इंडेक्स बता रहा है कि 2 करोड़ हो गई। आप उसकी बात करते नहीं हो, आप इस देश को घुमा फिरा करने की कोशिश करते हो। नॉर्मलाइज करने की बहुत जबरदस्त इनको सूरत आना पड़ेगा और इनको दिखाना पड़ेगा बीजेपी को। मुखर्जी साहब के पास अभी आप जाइएगा, लेकिन ऐसा है कि वन वे मत चलिए, सब तरफ चलिए। बेल ऑर्डर पर देता हूँ, शायद इमरान भाई आपने भी बेल ऑर्डर नहीं पढ़ा होगा। साफ साफ लिखा है, इन फैक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, इनको ये बेल मिलती है। उसमें कहीं भी हेल्थ का ग्राउंड नहीं था उनके बेल ऑर्डर में। यही बात मैं कह रहा था। एक एडिशनल ग्राउंड था। दूसरी चीज, बहुत बड़ा झूठ, ब्रेकिंग न्यूज। जी सलाम, ब्रेकिंग न्यूज दे। उसके बाद पैराग्राफ 117 पढ़िए जाके। बीजेपी झूठ बोलने के लिए ऐसे नहीं चाहिए। आप अपने भाई को बंद कराइए, ऐसे मत बोलिए। आप 2 आदमी मिलकर बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा, नहीं चुप रहूंगा। सुनिए ना, पहले आप दोनों मिलकर, आप किसी एक को तय कीजिए। एक आदमी बोलेगा एक टाइम में, मैं आप दोनों के, मैं आपके फेडर गिराऊंगा, मैं आपके फेडर गिराऊंगा। सर सुनिए, जब ये बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए ना शकील जी, आपसे गुजारिश है, चलाना है तो कायदे से, बिल्कुल कायदे से चलेगी। बात आनी चाहिए। बिल्कुल जी सलाम की डिबेट कायदे से चलती है। आप बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, बहुत अच्छे हज़रात। अरे भाई ये 2 लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। नहीं तो उनसे सवाल है ना, उनसे सवाल है ना। अभी जी मैं क्यों नहीं बोलूंगा? नहीं मैं पहले सुन लीजिए ना, पहले मैं बोल रहा था वो क्यों ना बोल रहे ना थे? ना आप कोई तय करने शकील वाले जी, नहीं हैं कि शकील आप जी, तय करेंगे। शकील बोल जी, लीजिएगा शकील जी सुनिए ना, एक एक करके पहले सबका मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर बहस करेंगे। सर अब अभिजीत को सुन लीजिए, उसके बाद चलिए सुनिए ना, सुनिए ना।
एक धारा, वो जब उनका जो ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर में उनको बेल मिली है, उस ऑर्डर में 4 कंडीशंस दी गई हैं कि उन 4 कंडीशंस को फुलफिल करना है। तो उमर अब्दुल्ला जी को मैं बताना चाहता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई कर लें। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन 4 कंडीशंस में उनको इन 4 कंडीशन को फॉलो करना है। वो 4 कंडीशंस को फॉलो कर रही हैं, इसलिए उनको ये किसी को ये कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। वो भारत की नागरिक है, जिनके ऊपर अभी तक सिर्फ केसेस, वो भी यूएपीए में फ्रेम्ड है, मौका के उनके ऊपर सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं। इमरान भाई, आपने एक एलएमएल की बात की थी, तो मैं कुछ तथ्य और बताना चाहता हूं। 2008 में नासिक की जो एफएमएल रिपोर्ट है, जब तक तो कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, वो की बहुत, अभी ये भाई साहब बोलेंगे आके कि जो है भाजपा ने उस केस को बदल दिया। तो एलएमएल की जो बाइक वहां से पकड़ी गई, उस बाइक की जब जांच की गई तो उसकी चेसिस भी कहीं से मिली नहीं कि वो चेसिस नंबर मिल रही हो जो बाइक साध्वी प्रज्ञा जी के नाम पे इश्यू की गई हो। तो तथ्यात्मक रूप से इसके अलावा भाई साहब जब इस तरह के आप भाई साहब की बात बोलने दो ना, ठीक है ना। अरे शकील जी शकील जी सुनिए ना, शकील जी आपने शुरू में कहा, सुनिए ना शकील जी, आपने शुरू में कहा कि उन्होंने बोला कि 164 का एक भी बयान साध्वी प्रज्ञा जी के केस में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए उस पूरे केस में जो ऑब्जर्वेशन भी आई एनआईए कोर्ट की वो ये रही कि जिस समय वो जांच की गई तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार जो कि कांग्रेस के द्वारा शासित थी या यूपीए की सरकार 2011 से 2014 तक, उनके खिलाफ कानूनी रूप से एक भी धारा में मुकदमा नहीं बन पाया, उन्हें पूरी तरह से फंसाया गया है। इस कारण उन्हें बेल मिली। उनके बेल ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव लड़ सकती हैं। भारत का चुनाव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स इंडिया। आप बताइए इमरान साहब, ठीक है, बड़े झूठ का खुलासा हुआ आपने, ठीक है ना सर, मैं अभी इसके काउंटर में लेकर आऊंगा ना, आप टेंशन ले रहे। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है ना। शकील जी सुन लीजिए। यूपीए गवर्नमेंट जो कह रहे हैं, उस वक्त के तत्कालीन होम सेक्रेटरी जिन्होंने इस केस को देखा था, आरके सिंह, इनकी सरकार में मिनिस्टर है, बताइए ना। ठीक है, चलिए, उन्होंने क्या कहा था, क्यों एफआईआर दर्ज किया? इसका जवाब लूंगा ना, मैं लूंगा इसका जवाब। चलिए, मिनिस्टर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। एक मिनट, एसके मुखर्जी साहब, शकील जी आप खामोश हो जाइए थोड़ी देर। शकील जी और अभिजीत आप भी खामोश हो जाइए, आराम से सारे तथ्य पब्लिक को, आवाम को समझ में तभी आएंगे ना, सबको बोलने का मौका देना है। चलिए, एसके मुखर्जी साहब सुन लीजिए। सुनिए, दिग्विजय सिंह की, अरे सुन तो लीजिए, सुनिए ना सर, एक एक करके। अभिजीत आप खामोश हो जाइए थोड़ी देर के लिए। शकील जी, मैं एसके मुखर्जी साहब के पास आना चाहता हूं। एसके मुखर्जी साहब, दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करते हैं सर, आप मेरा सवाल समझिए। मैं फिल्टर गिरा रहा हूं, मुझे फिल्टर गिराना पड़ेगा, माफी के साथ। आपकी आवाज ही नहीं आ रही सर, आप क्यों बोल रहे हैं? चलिए, दिग्विजय सिंह जी की अगर हम बात करें, एसके मुखर्जी साहब, तो एक मिनट सर, वो संघ को बिना किसी वजह से, बिना सोचे समझे उल्टी सीधी बातें वो कहते रहते हैं और कुछ भी कह के वो हिंदू को कोट अनकोट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके सामने साध्वी प्रज्ञा है, जो मैसेज बीजेपी देना चाह रही है वो दे चुकी है। अपोजिशन के पास इसको काउंटर करने के लिए क्या तर्क है, क्या लेकर जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होना शुरू हो गया है, उससे आप लोग कैसे निपटेंगे ये जरा बताइए। बाकी लोग कृपया आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके खामोश रहिए, एक एक करके सुनिए। चलिए, मैं आपकी बात था, अभी एक चीज तो मैं पहले कह दूं, करेक्ट करना चाह रहा हूं। मैं अभी भाजपा प्रवक्ता महोदय ने एक बात कही थी कि शांति से सुन लीजिए। ममता बनर्जी के साथ पहले सरकार में मारपीट पहले हुई थी, सीपीएम गवर्नमेंट के अंदर मारपीट हुई थी और उनको सड़क पे मारा पीटा गया था। वहां पर मैं करेक्शन कर दूं, ऐसा नहीं था कि वहां पर अपोजिशन के लोग नहीं गए थे। वहां पर तत्कालीन राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो खुद हॉस्पिटल में गए थे और उन्होंने जाकर के ही उनको ट्रीटमेंट भी कराया था, उनका प्रमोशन भी किया था। उससे आगे मैं नहीं बोलना चाहता, मैं करेक्शन बता रहा हूं खाली। और दूसरी चीज, अभी आपने जो प्रज्ञा जी के संबंध में कहा, देखिए, मैं ये मान के नहीं चलता कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये सेक्युलरिज्म नहीं है। देखिए, बाई एंड लार्ज बीजेपी ने जो किया है वो तात्कालिक रूप से कर रहा है। आप ये समझ के चलिए कि उन्होंने जो कल उनको पेश किया है या उनको लाया जा रहा है, वो किसी भी ग्राउंड पे आए, बीमारी ग्राउंड पे आए या ना बीमारी ग्राउंड पे आए, देखिए हर एक आदमी को अपना अपना इलेक्शन लड़ने का राइट है। वो झूठ बोले सच बोले, उनको देखना है, इलेक्शन कमीशन को देखना है। फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ का जो वोटर है वो सब समझता है। हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका जो मकसद होता है, उनके मकसद के पीछे एक एजेंडा होता है, एक जो एजेंडा है, सेटल्ड एजेंडा है। भाजपा का जो सेटल्ड एजेंडा है वो ये है कि उनको किसी न किसी प्रकार से उसको दो चीजों में डिवाइड करना है।
मैं उस शब्द को ज्यादा नहीं मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम लोग भी काफी हिंदू इसके बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और काफी लोग इसके उधर भी सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कोशिश इनकी होती है, और कल इन्होंने इसको पेश करके नहीं किया है, बल्कि जिस तरह से पेश किया, प्रज्ञा जी का आना गलत नहीं है या वो उनका राइट नहीं, ऐसा नहीं है, पर जिस तरह से पेश किया गया या जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया, वो एक्चुअली यही पॉइंट है कि वहां पर आते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि साहब मैं उनको पनिशमेंट दूंगी, या वो गलत थ्योरी नहीं। आप अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उस चीज को मेंटेन करिए। नहीं, इसके पीछे एक वजह है ना सर। उस वक्त के कई जांच अधिकारियों ने अब बताया है कि उस वक्त की यूपीए सरकार का दबाव था कि हिंदू टेररिज्म की थ्योरी को प्लांट करो। दिग्विजय सिंह के बयानात आप देखिए, ये किताब के इजरा में भी शामिल हुई थी अजीज बर्नी की, जिसमें 26/11 का जिम्मेदार आरएसएस को ठहराया गया था, पूरी किताब लिखी हुई। तो ये वक्त वक्त पर इस तरह के बयान देते रहे हैं। उस वक्त इनकी बातें, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो हवा में अभी भी तैर रहे हैं, आप देख लीजिए यूट्यूब पर। तो ऐसा नहीं है कि ये इन सब चीजों से अलग है। तो जब वो ये बात कह रहे हैं तो वो भी अपने ढंग से इसको पोलराइज कर रहे हैं, तो इन्होंने भी पहले अपने ढंग से किया ना। और भोपाल से आकर के लड़ रहे हैं वो, तो कुछ सोच समझ कर ही लड़ रहे होंगे, उनकी भी अपनी एक रणनीति होगी। देखिए एक बात है, ये आप कह रहे हैं कि वो भोपाल से आके लड़ रहे हैं, उनकी रणनीति है, ये भाजपा की भी रणनीति है कि उनको कहां से लाके लड़ा रहे, प्रज्ञा जी को कहां से लाके लड़ा रहे। देखिए ये हिंदुस्तान में हर एक को राइट है, यदि राहुल गांधी अमेठी भी लड़ सकते हैं, वायनाड तो लड़ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल ये कि लड़ाई जाने के पीछे मकसद क्या है? आप उनको ला करके, यदि आपने जो अभी बात आप कह रहे हैं, हमारे में जो डिस्कशन हो रहा है, हमारे माना जा रहा है कि सब दिग्विजय सिंह अपने आप में कम्युनल एजेंडा चलाते या हिंदू कार्ड चलाते, या उन्होंने एक दहशतगर्दी का एक कार्ड हिंदुइज्म के साथ लगाया। उसका तो काउंटर यही तो है, यही तो वो चाहते हैं, यही तो दोनों पार्टियां चाहती हैं। आज जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मैं खाली जनता से यही उम्मीद करता हूं कि इन दोनों चीजों को नकारे और सही बात पर आए। ये बात आप लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है अगर इस तरह का ध्रुवीकरण चल गया। अभी 5 और दौर बाकी है। सुनिए सर, ये जो गठबंधन की आप लोग उत्तर प्रदेश में हवा बना रहे हैं, आप खुद उसका हिस्सा हैं, तो ये आप लोगों के लिए मुसीबत कर जाएगा। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान को आप लोग पोलराइज करें अपने ढंग से तो वो ठीक है, लेकिन क्या उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू पोलराइज नहीं होंगे फिर अपने ढंग से? तो जब बहुसंख्यक पोलराइज होगा तो किसको फायदा होगा, ये भी आप जानते हैं। ये तो हम जानते हैं। आपका पोलराइजेशन सही है बिल्कुल, लेकिन उनका पोलराइजेशन फिर गलत आपको लगता है? हमने कभी नहीं कहा ये गलत है, सही है। मैं बता दूं आपको, आप जो कह रहे हैं, देखिए ये तो हम भी जानते हैं कि यदि आप हिंदू को पोलराइज करेंगे तो मुसलमान ऑटोमेटिकली पोलराइज होगा ना। मैं कह रहा हूं कि आप मुसलमान को पोलराइज करते हैं तो फिर हिंदू ऑटोमेटिक पोलराइज होगा, और आपके गठबंधन को उत्तर प्रदेश में उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्या दलित पोलराइज नहीं होगा, वो हिंदू नहीं है? क्या यादव नहीं जाएगा बीजेपी के साथ? फिर वो ये तमाम चीजें छोड़ देगा। देखना, कंप्लीट कर ले, मैं कंप्लीट कर लूं। ऐसा है, हमारा पोलराइजेशन प्रिंसिपल नहीं है। हमारा हम जो भी यूपी के अंदर जितने भी लोग एक साथ लड़ रहे हैं, हमारा पोलराइजेशन प्रिंसिपल ही नहीं है। हम कॉमन हम नहीं है। बिल्कुल, मायावती जी खुद मुसलमानों से वोट मांगती है, उनको इलेक्शन कमीशन इसके लिए सजा देता है। आपका सारा गणित उस पर आधारित है कि इतने यादव वोट, इतने दलित वोट, इतने ओबीसी वोट और इतने मुसलमान वोट। सर मैं एक बात कह दूं, यदि आप ये कहेंगे तो फिर तो मुझे कह ही देना चाहिए कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो तो बिल्कुल पूरी तरह खेल रहे हैं, पूरी तरह खेल रहे हैं। उनको नहीं तो मेरा सवाल यही है ना सर, जब आप अपने ढंग से खेलते हैं तो फिर वो पोलराइज नहीं। आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही पोलराइज हो जाए और उसके साथ हिंदुओं के बाकी धड़े भी हो जाएंगे हमारे फेवर में? लेकिन ऐसा नहीं है ना। जब मुसलमानों को आप अपनी तरफ खींचेंगे तो दूसरा वर्ग पूरा पोलराइज होगा फिर एक पार्टी की तरफ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इत्तेफाक नहीं करता कि मैं ग्रास रूट लेवल पर काम करता हूं, जानता हूं उस बात को। हमारे लेकिन मैं ये मानता हूं सर कि अगर आप एकदम से क्रिया कराने की कोशिश करेंगे तो फिर हिंदुओं में भी पूरी प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले हिंदू कर रहे हैं ना, शुरुआत वो वोट तो वो कर रहे हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक में लूंगा, एक छोटा सा वक्फा, एक वक्फा लेता हूं, फिर अनुराग जी के पास आऊंगा। बहुत अच्छी बहस चल रही है और आप लोगों से गुजारिश करूंगा क्योंकि वाकई बात गर्मा गर्म है और माहौल भी काफी गर्मा गर्म हो गया है साधी प्रज्ञा के उतरने से दिग्विजय सिंह के खिलाफ। लेकिन एक एक करके बात रखिए, हमारे जी सलाम के नाज़रीन को सुनने में बड़ी आसानी होती है। एक छोटा सा वक्फा।